नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। तो दोस्तों, हम सामान्य हिंदी में राजभाषा की संवैधानिक स्थिति को कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में संबोधित करना चाहे संसद को, तो वह पीठासीन अधिकारी से संबोधित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को वीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो 7 जून 1955 को, और किसकी अध्यक्षता में? वीजी खैर की अध्यक्षता में। आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 में पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख है। में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में राजभाषा के बारे में पढ़ा था, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 में बताया गया था और अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेख किया गया है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व निर्धारित किया गया है। संस्कृति तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं उड़ीसा को पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। असमी, मराठी, बंगाली, पाली एवं प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में मिला, तमिल को 2004 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और असमी, मराठी, बंगाली, पाली एवं प्राकृत भाषा का दर्जा 2024 में मिला था। इस प्रकार टोटल संख्या कितनी है? 11 है। राजभाषा का अर्थ राज्य की भाषा से है। राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क स्थापन या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है, तो वह राजभाषा या सह राजभाषा का प्रयोग करता है। राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार, विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को सम्मान करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अब आगे संपर्क भाषा।
संपर्क भाषा भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ जोड़ने वाली भाषा है। संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से है। संपर्क भाषा या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया। भाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। माता, पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। महात्मा गांधी ने कहा है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। भाषा को परिनिष्ठित भाषा या टकसाली भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा विज्ञान के कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। आगे पढ़ते हैं विभाषा। विभाषा इसे उपभाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत अथवा उपप्रांत का बोलचाल, साहित्य की रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। बोली भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा शिरोरेखा है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट्स पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।